हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस मेजर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे ट्यूशनों की एक श्रृंखला चल रही है जिसके अंदर हमने पिछले 3 से 4 क्लास के अंदर महत्वपूर्ण ट्यूशनों की क्लास लगाई है। आज हम बात करेंगे साथियों किसकी, कुछ महत्वपूर्ण 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे, सभी क्वेश्चन का महत्वपूर्ण निचोड़ होगा। तो चलिएगा, बिना समय व्यस्त किए सीधा हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिएगा साथियों, सबसे पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स कर इसका आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे। और आज जो हमारे क्वेश्चन है वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। उस वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है तो आपको जवाब भी उसी के हिसाब से देने, ठीक है ना। तो चलिएगा, क्वेश्चन पहला आया है साथियों, व्यक्ति है मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन मध्य एशिया, दूसरा हंगरी, तीसरा जर्मनी, चौथा सप्त सिंधु प्रदेश। साथियों बात करूं, अगर हमारे क्वेश्चन की आंसर देखें, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग थे मध्य एशिया के, ठीक है ना। ये क्या है, एक मान्य मत है। बात करें साथियों, बात करें हंगरी के साथ एक और क्षेत्र जुड़ जाएगा, डैन्यूब नदी घाटी। हंगरी के साथ लिख दो डैन्यूब नदी घाटी। ये किसने बताया है, पेंगा हर्ट, ठीक है ना। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया, पेंगा हर्ट के अनुसार है, ठीक है ना, जर्मनी, फिर है सप्त सिंधु प्रदेश। साथियों याद रखना, सप्त सिंधु प्रदेश भी कुछ इतिहासकार है जिन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश भी बताया। अगर हम बात करें साथियों मध्य एशिया के अंदर, एशिया और एक कथन लिख दो ब्रेंड स्टीन का। साथियों ब्रेंड स्टीन का कथन है, यूराल पर्वत के दक्षिण में, आल्प्स पर्वत के पूर्व में तो यूरेशिया का क्षेत्र है। वो ब्रेंड स्टीन का कथन उन्होंने कहा है कि ये लोग कहां से आए थे, यूरोप और एशिया तीनों देश से आए थे, यानी यूरेशिया से आए थे। चलेगा, हमारा क्वेश्चन नंबर ए राइट। चलिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा कि सबसे बाद में रचा गया वेद कौन सा है और यहाँ सबसे नया वेद कौन सा माना जाता है। दोनों एक ही चीज है साथियों, कि सबसे बाद में रचा गया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है। साथियों दोनों एक ही बात है, इन दोनों बातों को याद रखना। चलिएगा, वेद आ ही गए हैं। वेद कितने हैं, ऋग्वेद 1, सामवेद 2, यजुर्वेद 3, अथर्ववेद 4 वेद है। अथर्ववेद 4 वेद है। हमारा जो आंसर होगा साथियों वो होगा अथर्ववेद, आंसर नंबर ये राइट। बात करें ऋग्वेद की, कुछ बातें ऋग्वेद की लिखते हैं, लिख दो। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र, 5 शाखाएं, 5 शाखाएं किसकी है, ऋग्वेद की बात की होगी। इसका जो ब्राह्मण होगा लिख दो होत्री। इसका यज्ञ करने वाला कौन सा होगा, होत्री होगा, ठीक है, यज्ञ करने वाला होत्री होगा। इसकी रचना ऋग्वेदिक काल के समय हुई थी, ऋग्वेदिक सभ्यता के समय हुई थी, ठीक है ना, ऋग्वेदिक सभ्यता के समय हुई थी। लिख दो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ये हो गई ऋग्वेद की महत्वपूर्ण चर्चा, ठीक है ना। साकल, वास्कलन, आस्वलन, संख्यायन और मांडुक्य। साकल, कपिष्टक, मैत्रायणी, ये इनकी 5 शाखा हो गई। फिर बात करते हैं साथियों सामवेद लिख दीजिएगा। गायन मंडल का जितना भी कार्य होगा वो कौन सा होगा, लिख दीजिएगा। गायन का कार्य भारतीय संगीत शास्त्र का जनक, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं साथियों। बात करें यजुर्वेद की, बात किसकी करें साथियों, यजुर्वेद की बात करते हैं, लिख दीजिएगा गद्य प्लस में पद्य, यानी कि चंपू शैली के अंदर लिखा गया है, ठीक है ना। इसके अंदर और चर्चा करें, यजु का अर्थ होता है यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना। साथियों बात करते हैं चौथे वेद की,
चौथा वेद कौन सा है? चौथा वेद है अथर्ववेद। और अथर्ववेद के अंदर एक चीज है, अथर्ववेद के अंदर एक चीज है साथियों, कौन सी? जादू, टोना, तंत्र और मंत्र की प्रक्रिया। लिख दो अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर कौन सी बात है साथियों? अथर्ववेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद की बात करें साथियों, जादू, टोना, तंत्र और मंत्र की प्रक्रिया। ये हमारे यहाँ क्या होता है कि बाबा जी है, बाबा जी वाला जितना भी मैटर है वो सब किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर है। कि भैया इसका ये कर दिया, इसका वो कर दिया, जितने भी मैटर है ना, जादू टोने वाला, तंत्र मंत्र, वो सभी क्रिया इसके अंदर शामिल है। चलिएगा, अथर्ववेद में जादू टोना, जादू टोना तंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र की प्रक्रिया इसके अंदर है। ठीक है ना साथियों? फिर चलिएगा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब दीजिएगा साथियों जल्दी से, इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा आरण्यक का भाग नहीं है? आरण्यक जो ग्रंथ है इसका कौन सा भाग नहीं है? क्योंकि ये 3 तो भाग है लेकिन चौथा एक भाग नहीं है। फिर हमें ये भी जानना है कि ये किसका भाग नहीं है। चलिएगा, बात करें साथियों एक की। पहला ऐतरेय, संगायनी, व्याकरण और तैत्तिरीय। इनमें से कौन सा भाग है जो किसका? आरण्यक का भाग नहीं है। अगर बात करें साथियों 3 ऑप्शन की, वो तो आरण्यक के भाग है। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक लिख दीजिएगा, वनों में, वनों में, वनों में रचे गए, रचे गए, रचे गए विषय विवेचन, विवेचन, दार्शनिक विषय विवेचन। कौन से? दार्शनिक विषय विवेचन। कौन से हो गए साथियों? ये हो गया अथर्व। अब देखो, बात करें साथियों ऐतरेय, संगायनी, व्याकरण और तैत्तिरीय। ऐतरेय, संगायनी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, मांडुक्य, सब क्या है? आरण्यक ग्रंथ के अंदर शामिल है। साथियों एक ऑप्शन है हमारे पास में जो किसका है? ये ऑप्शन है आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 3 राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्याकरण इसका भाग नहीं है। व्याकरण भाग किसका है? अब देखो इसकी चर्चा करें। व्याकरण साथियों भाग किसका है? वेदांग का भाग है। किसका? वेदांग का भाग है। चलिएगा, लिख दीजिएगा वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। व्याकरण ये हो गए साथियों वेदांग। छठ वेदांग अस्ति। वेदांग कितने हैं? 6 है। ठीक है ना? ऐतरेय, संगायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मैत्रायणी, मध्यांदिनी, मध्यान्दिनी, मध्यांदिनी, वृहदारण्यक, वृहदारण्यक, वृहदारण्यक। ठीक है ना? ये क्या है साथियों? ये आरण्यक है। ठीक है ना? आरण्यक है। ऐतरेय, संगायनी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, मृहदारण्यनी। ठीक है ना? वृहदारण्यक, कौशिकी, जैमिनी है। अब चलते हैं साथियों, हमारा आंसर हो गया 6, 3 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की। भैया 4 क्वेश्चन, चलो मिस्टेक हो गया। चलिएगा, बात कर रहे हैं साथियों इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत के बारे में गलत कथन छांटिए। महाभारत के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्योंकि सभी कथन सत्य है, एक कथन गलत है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है, 100% सही बात है। पर्वों की संख्या 18, ये भी बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलन ग्रह सूत्र में, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। कथन 7 कांड किसके? आंसर नंबर लिख दो, आंसर नंबर 4 राइट है। 4 राइट। कौन सी बात? 7 कांड किसमें साथियों? रामायण में। कहां पर है? रामायण में। बात करें साथियों 7 कांडों की। ठीक है ना? 7 कांड किसके अंदर है? रामायण के अंदर है। रामायण के अंदर कितने कांड है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड। ठीक है ना? लंका कांड है, ठीक है ना? सुंदर कांड है, लंका कांड, सुंदर कांड। ठीक है ना? 7 प्रमुख कांडों की संख्या है साथियों। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट, क्योंकि महाभारत के अंदर कांड नहीं है। ठीक है ना? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कि ऋग्वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? साथियों ऋग्वैदिक सभ्यता, समय देख लीजिएगा। अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, अगर वैदिक सभ्यता की बात करें 2 भाग है। वैदिक सभ्यता की बात करें 2 भाग। पहला ऋग्वैदिक
सभ्यता, पहला ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता की बात करें साथियों 1600 से 1000, 1500 से 1500, 1600 से 1000, 1000 से 700, ठीक है ना, 1000 से 700 BC, ये है समय, ठीक है ना, ये इसका समय हो गया। फिर बात करें साथियों, फिर बात करें ऋग्वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। अगर पवित्र पूछ ले, सरस्वती पवित्र है। दूसरी महत्वपूर्ण है, दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, नदी तमा कहते हैं, देवी तमा कहते हैं, अंबे तमा कहते हैं। नदी तमा, देवी तमा, अंबे तमा, ये क्या है, सरस्वती नदी की उपमा है साथियों। और सरस्वती नदी के अंदर क्या है, सरस्वती नदी कहां पर है, तांडीय ब्राह्मण ग्रंथ में, तांडीय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर क्या है साथियों, एक इसकी महत्वपूर्ण बात लिख है। तांडीय ब्राह्मण के अंदर बताया कि ये क्या है, राजस्थान रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान का विंसन प्रदेश, विंसन प्रदेश। और विंसन प्रदेश में क्या है साथियों, क्या पर हुआ है, लुप्त हुई है। विंसन क्षेत्र में ये क्या हो गई है, लुप्त नदी। बात कंप्लीट हुई, चलिएगा। फिर बात करें साथियों रावी और चिनाब नदी, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा साथियों, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिएगा आगे साथियों, ये मेजर कोचिंग क्लासेज है, उसके अंदर साथियों लिखित और फिजिकल दोनों के साथ में तैयारी की जा रही है और कराई जा रही है। और फिर नया ऑफलाइन बैच प्रारंभ हुआ साथियों, जीडी एंड, ठीक है। अब देखो लड़कियों के लिए याद रखना निःशुल्क बैच है, यह बहुत ही शानदार खबर है साथियों। भैया हमारे अशोक जी ने, डायरेक्टर मोदी अशोक जी ने क्या किया साथियों, लड़कियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की कि भैया वो भी कहाँ फौजी बन सके। फिर देखो इनकी योग्यता के आधार पर साथियों क्या करना, आपको फॉर्म के अंदर अप्लाई करना और हार्ड वर्क करके आपको क्या करना है साथियों, मेहनत करनी है, ठीक है ना, चलेगा। ओके, फिर बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे दिए हुए, आप संपर्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है साथियों। मैं सभी नदियों के नाम लिखा देता हूं साथियों, लिख दीजिएगा साथियों, कौन सा, नया नाम, नया, और यहां पर लिख दो वैदिक नाम, वैदिक, नया नाम और वैदिक नाम। बात करें साथियों नाम की, लिख दीजिएगा सिंध, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज, सरस्वती, सरस्वती। नाम की चर्चा करें साथियों, अगर इनके नामों की चर्चा कर लेते हैं तो देख लीजिएगा इनके नामों की चर्चा। सबसे पहले सिंध, फिर रावी, सिंध को लिख दीजिएगा सिंधु, सिंधु, रावी परुषणी, रावी परुषणी, चिनाब अस्किनी, चिनाब अस्किनी, ठीक है ना, झेलम सतलज, याद रखना महत्वपूर्ण ये नाम। चिनाब नदी हो गया, नहीं बताऊंगा, अगली में बताऊंगा। पिछले दो नाम और लिख दो, सरस्वती, घग्गर, ठीक है ना, सतलज, सतुद्री, सतुद्री, व्यास, विपाशा, झेलम। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका नाम लिखना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका नाम लिखना है, यहां पर लिख दो कमेंट बॉक्स, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है ना, याद रखना, भूलना नहीं भैया, भूलना नहीं है। चिनाब का वैदिक नाम क्या साथियों, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर बता दीजिएगा। चिनाब का वैज्ञानिक नहीं वैदिक नाम लिख दीजिएगा साथियों, अश्विनी, अस्किनी। चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी, ऑप्शन नंबर 2 राइट। ये हो गए नए नाम, ये हो गए वैदिक नाम, पूरा याद कर लेना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है
8 कि वैदिक सभ्यता में ग्राम का मुख्य कौन होता था। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, मैं पूरी श्रृंखला लिखता हूं। साथियों सबसे पहले लिख दीजिएगा यहां पर कुल, फिर कुल ग्राम, ग्राम के बाद में विस, कुल ग्राम विस, विस के बाद में जन, ठीक है ना, कुल ग्राम विस जन। अब बात करें कुल का मुख्य, कुल के अंदर एक व्यक्ति होता था साथियों, कुल के अंदर होते थे परिवार, और परिवार का मुख्य कौन होता था साथियों, पितृ, परिवार का मुख्य कौन होता था, पितृ, ठीक है ना। कितनी बार उल्लेख है साथियों, 300 बार ऋग्वेद के अंदर ये शब्द उल्लेखित है। ग्राम, ग्राम का मुख्य होता था साथियों ग्रामणी, ग्राम का मुख्य ग्रामणी, विष का मुख्य विस्पति, विष का मुख्य विस्पति, जन का मुख्य राजन या गुप्ता, जन का मुख्य राजन या गुप्ता होता था। चलेगा साथियों, जन का मुख्य कौन होता था, राजन या गुप्ता होता था, ठीक है ना। चलिएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा 170 ये जन 275 बार उल्लेखित हुआ है, ये शब्द हो गए साथियों। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, आंसर नंबर 3 राइट, ठीक है ना। ये पूरा हो गया वैदिक काल का क्या होगी, राजनीतिक व्यवस्था हो गई। साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में समिति शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में समिति, साथियों ये समिति क्या है। पहली बात करें साथियों, ऋग्वेद के अंदर 3 सभा, 3 है, सभा, समिति और विद, सभा समिति और विद। साथियों अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें 8, 9, 122 और 46, सभा 8, समिति 9, विद 122। ऋग्वेद में समिति पूछा है, समिति कितना है 9, ऑप्शन नंबर 2 राइट 9। जब तीनों याद रहेंगे तो अपने आसानी से इसका जवाब दे देंगे। साथियों सभा, समिति और विद ये क्या करती थी, मैं बात बता दूं, राजा पर नियंत्रण हेतु सभा होती थी। लिख दीजिएगा, ये जो होती थी ना 3 संस्था होती थी, ये तीनों संस्था लिख दो, तीनों संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी। विद का काम साथियों लूटे धन का बंटवारा, लिखो लूटे धन का बंटवारा। सभा वर्द व अभिजात लोगों की सभा, वर्द व अभिजात वर्ग के लोगों की। समिति जन सामान्य। विद सबसे प्राचीन संस्था, ठीक है ना। हो गई 3, आंसर नंबर 2 राइट, आंसर नंबर 9 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं साथियों। दशराग के युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा। दशराग के युद्ध, चलिएगा साथियों दशराग के युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। साथियों सबसे पहले लिख दीजिएगा दशराग युद्ध, दशराग के युद्ध साथियों लिख दीजिएगा। भरतजन के राजा सुदास और लिख दो विश्वामित्र के बीच में। साथियों युद्ध होने के पीछे वजह यह थी, दशराग के युद्ध होने के पीछे वजह यह थी कि भरतजन के राजा सुदास ने अपना पुरोहित ऋषि विश्वामित्र को हटा के ऋषि वशिष्ठ को बना दिया। अपना पुरोहित ऋषि विश्वामित्र को हटा के ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। जब पुरोहित बनाया भैया, अब पुरोहित बनाया, इन्हें मानहानि लगी, इन्होंने कहा यह तो मेरी बेइज्जती है। जब इन्हें लगा कि मेरी बेइज्जती, इन्होंने क्या किया, अभियान करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा मैं इसे हराऊंगा। लेकिन होता यूं है साथियों, ये 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजाओं को मिलकर युद्ध करता है। लेकिन युद्ध के अंदर क्या होता है, विश्वामित्र पराजित होते हैं और भरतजन के राजा सुदास युद्ध के अंदर विजय होते हैं, ठीक है ना। चलिएगा बात करते हैं साथियों वो राजा कौन कौन से थे। भरतजन के राजा, ये लिख दो भरतजन के राजा थे, ठीक है ना, भरतजन के राजा सुदास। अब देखो इनके साथ में 5 आर्य राजा
5 अनार्य राजा थे। 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। कौन कौन से राजा थे? अनु, यदु, तुर्वश, पुरु, पक्त। पुरु और पक्त लिख दो। बलानश, बलानश, शिव, विषाणीन, विषाणीन, दुल्ह, अलिन। ये हो गए 5 अनार्य राजा। साथियों, इस युद्ध की चर्चा करें। 5 आर्य 5 अनार्य राजा क्या होते हैं? विश्वामित्र पराजित होते हैं और इनका भरतजन का जो राजा सुदास था, इनका जो पुरोहित था, इनका पुरोहित कौन बन गए? ऋषि वशिष्ठ बन गए। ऋषि वशिष्ठ बन गए। ये युद्ध होता है साथियों, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, इसकी चर्चा करते हैं। अगर नदी देखें, अगर नदी की चर्चा करें साथियों, नदी की चर्चा करें, लिख दीजिएगा रावी परुषणी नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते थे? राजा था वैदिक काल के अंदर, जो राजा होता था उसकी सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते थे? साथियों, कुछ शब्द आए हमारे साथ में, कुछ शब्द जुड़े हैं हमारे साथ में। शब्दों की बात करें साथियों, ईशान, रत्नीन, अनुलोम, प्रतिलोम। रत्नीन क्या होते थे? ये 12 होते थे और यही अधिकारी होते थे जिन्हें क्या कहते थे? रत्नीन कहते थे। रत्नीन राजा की सहायता करते थे। इनके पास में साथियों, इनकी सहायता हेतु, इनके काम हेतु पुष्य, युवा, शबाशु, प्रम, अपास, प्रम, अपास। ये हो गया सूत्र, हो गया हमारा। अब इसको अप्लाई करते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं। लिख दो पुरोहित, पुरोहित, फिर लिख दो सेनानी, पुरोहित, सेनानी, युवराज, पुरोहित, सेनानी, युवराज। फिर बात करें साथियों वज्रपति, वज्रपति। फिर बात करें साथियों स्पर्श, स्पर्श। फिर बात करें भागदूत, भागदूत। फिर बात करें सूत, रत्कार। ठीक है ना? फिर बात करते हैं प्रम विलास, प्रम विलास। फिर बात करें महिषी, महिषी। फिर बात करें अक्ष, महिषी, अक्षवाप, अक्षवाप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6 अक्षवाप, पालागल, पालागल। और एक अंतिम लिख दो संग्रहिता, संग्रहिता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गए साथियों 12 रत्नीन। इनका काम क्या था? राजा की सहायता का काम करते थे। हमारा आंसर क्या होगा साथियों? बे। अनुलोम क्या होता है? ये एक विवाह होता था, ये एक विवाह होता था। लिख दीजिएगा उच्च वर्ण का वर, उच्च वर्ण का वर, निम्न वर्ण की वधु, वधु। प्रतिलोम के अंदर उच्च वर्ण की वधु, निम्न वर्ण का वर। ये हो गया साथियों अनुलोम और प्रतिलोम, ये 2 विवाह हो गए थे। तीसरा विवाह होता था नियोग विवाह। तीसरा विवाह होता था साथियों नियोग विवाह। तीसरा विवाह होता था नियोग। ठीक है ना? लिख दीजिएगा समिति के अध्यक्ष को, समिति के सभापति को, समिति के सभापति, सभापति। तीसरा विवाह होता था नियोग विवाह। नियोग, निसंतान स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है, निसंतान स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। आंसर नंबर 2।
साथियों ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12 कि वैदिक काल में अमाजू किसे कहते हैं। एक शब्द आया साथियों अमाजू। वैदिक काल के अंदर अमाजू किसे कहते हैं। वैदिक काल में अमाजू किसे कहते हैं। चलिएगा साथियों हमारा आंसर होगा ए नंबर राइट। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या साथियों अखंड कुमारी संघ की जो अध्यक्ष होती थी, अखंड कुमारी संघ की जो अध्यक्ष होती थी उसे क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। ठीक है ना, अखंड कुमारी संघ की अध्यक्ष। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे क्या कहते थे साथियों, उसे लिख दीजिएगा वहतू कहा जाता था, उसे वहतू कहा जाता था। एक व्यापारिक समूह साथियों लिख दीजिएगा श्रेष्ठी या श्रेणी। वेश्या का संगठन साथियों लिख दीजिएगा रूपा जीवा या गणिका साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। साथियों ये बात फिर है लिखित और फिजिकल के साथ में साथियों एडमिशन शुरू हुए हैं। शानदार बैच है, ठीक है ना, बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका चयन कराने के लिए, आपको हार्डवर्क कराने के लिए। ठीक है ना, ये नंबर है साथियों, आप इनके कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। आपके लिए बेहतरीन सुनहरा मौका है साथियों, सुनहरा मौका है। और लड़कियों के लिए तो गोल्डन चांस है, लड़कियों के लिए तो मैं कहता हूं डायमंड चांस है। गोल्डन तो लड़कों के लिए ही क्या है, निःशुल्क है, लड़कियों के लिए निःशुल्क है साथियों। इस योग्यता के आधार पर आप क्या करना, फॉर्म भरना। ठीक है साथियों, हम बात करेंगे साथियों आज हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हुई। फिर अगली श्रृंखला के अंदर बात करेंगे साथियों वैदिक काल के अंदर उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक साथियों देखते रहिए, आपको अपना YouTube चैनल है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।